एवरीवन, दिस इज रामवीर एंड आई वेलकम टू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 हमारा है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी मृदा का अपरूपण सामर्थ्य। ठीक है, मृदा का अपरूपण सामर्थ्य। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि मृदा में अपरूपण सामर्थ्य को कैलकुलेट करना, अपरूपण सामर्थ्य होता क्या है। ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो कि मृदा के जो शेयर स्ट्रेंथ होती है उसको प्रभावित करते हैं या उसको बनाए रखने में कौन कौन से कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली देख लेते हैं शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है, मृदा की अपरूपण सामर्थ्य होती क्या है। ठीक है, तो इसको अगर देखें कि तो सॉइल में अभी तक हमने स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ लिया है कि शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है या शेयर फोर्स क्या होता है। ठीक है, शेयर फोर्स वो होता है या शेयर फोर्स ठीक है, शेयर फोर्स होता है कि किसी भी कोई फोर्स लगाना किसी भी बॉडी पर या किसी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, किसी स्ट्रक्चर पर जो क्या करे, उस चीज को या उस बॉडी को या उस स्ट्रक्चर को शेयर करने की यानी अलग करने की कोशिश करता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यानी मृदा का अपरूपण सामर्थ्य क्या होता है, यानी मृदा की अपरूपण सामर्थ्य यानी किसी भी मृदा पे या किसी सॉइल सैंपल पर कोई लोड आ रहा है, कोई फोर्स आ रहा है, उस लोड को, ठीक है, उस लोड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, या उस फोर्स को रजिस्ट करने की कैपेसिटी को कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यानी वो मृदा कितने ज्यादा लोड को या कितने ज्यादा फोर्स को, अप्लाइड लोड को वो रजिस्ट कर पाता है। ठीक है, वही होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यानी अगर देखें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो मृदा का अपरूपण सामर्थ्य है वो डिपेंड करता है, यहां पर लिख देते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। हेडिंग क्या रहेगा हमारा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। मृदा का अपरूपण सामर्थ्य, मृदा का अपरूपण सामर्थ्य में डिपेंड ऑन किन चीजों पे डिपेंड करता है, मृदा को यानी इंटरलॉक किए हुए यानी इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल, मृदा के जो कण हैं वो क्या है, आपस में बाइंडिंग है, इंटरलॉकिंग बनाए रखना। सेकेंड चीज कोहेजननेस यानी कोहेजन यानी ससंजकता, या बोले ससंजक फोर्स पढ़ चुके हैं कि ससंजक बल क्या होता है। ससंजक बल होता है सेम यानी समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कोहेजननेस सॉरी, तो ससंजक। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे शेयर स्ट्रेंथ या इट डिपेंड्स या इट डिराइव्ड बाय कैन बी डिराइव्ड it derives it derives या soil derives, पहला है किन चीजों पे डिपेंड, किन चीजों पर डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। पहला है इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल, इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल। यानी कि पार्टिकल टू पार्टिकल में इंटरलॉकिंग कितनी अच्छी तरीके से है या इंटरलॉकिंग है नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लेते हैं कोई दो पार्टिकल के बारे में देखें, यानी एक दूसरे को ये बांधे हुए हैं। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग जरूरी तो नहीं है ना कि सभी प्रकार के सॉइल में हो इंटरलॉकिंग। ठीक है, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। ठीक है, सेकेंड चीज देखें,
सेकेंड चीज देखें कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉइल पार्टिकल, between soil particle. इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स यानी कि जो सॉइल पार्टिकल हैं, ठीक है, या मृदा के कण हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होना यानी कि आकर्षण बल, ठीक है, जिसे कहते हैं कोहेजननेस, ठीक है, यानी कि सेम प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को कहते हैं ससंजक बल। तो वही ससंजकता यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सॉइल पार्टिकल, यानी यहाँ पर मान लेते हैं दो पार्टिकल हैं डिफरेंट या सेम टाइप के, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से नेक्स्ट वन है या नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, ठीक है, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई भी लोड, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इस पर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जैसे ये इधर अगर खींचना चाहे इधर तो नहीं खींचे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस रजिस्ट कर रहा है, क्योंकि स्वयं के या खुद के वेट की वजह से, ठीक है, सॉइल में जैसे जैसे डाउन यानी कि डाउनवर्ड्स जाएंगे उससे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो पार्टिकल के बीच में रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अभी इसको क्या बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, कोहेजन या कोहेसिव फोर्स बोल सकते हैं, जिसे डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। यहाँ पर ये जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, एंगल, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, आंतरिक घर्षण कोण, ठीक है, फ्रिक्शन, इसे डिनोट करेंगे फाई से, ठीक है। यहाँ पर हम एनालिसिस जो करने वाले हैं, जो मेनली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फ्रिक्शन यानी कोहेसिवनेस के बारे में, और एंगल ऑफ रेजिस्टेंस या एंगल, फ्रिक्शनल एंगल, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि मिट्टी फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसमें कोहेसिवनेस होता है या नहीं होता है, उसमें जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो जनरेट करेगा कि नहीं, कोर्स ग्रेन सॉइल में फ्रिक्शनल एंगल होगा कि नहीं होगा, और या कोहेसिवनेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो फाइन पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, बता दें कि वहां पर जो कोहेसिवनेस है उसको देखने को मिलेगा, ठीक है, और कोर्स ग्रेन सॉइल में कोहेसिवनेस क्या होगा, जीरो होगा, यानी वहां पर सी की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, क्योंकि वहां पर कोहेसिवनेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या देखा था, सैंड और ग्रेवल, ठीक है, कोहेसिवनेस होता है तो ऐसे ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। अगर जस्ट देख के बताने को पूछा जाए कि इस सॉइल में बताओ कि कोहेसिवनेस है कि नहीं, ठीक है, कोहेसन है कि नहीं, तो कैसे बता सकते हैं, तो मिट्टी को ऐसे हाथ में लेंगे और ठीक है, अगर हम उसको ग्राउंड पे डालें, ठीक है, ग्राउंड पे डालें तो क्या होगा,
सब अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, फैल जाएगा। जैसे कि अगर बालू को देखें, जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड, ठीक है, उसको अगर हम क्या करें, ऊपर से उसको नीचे गिराएं तो क्या करेगा, वो सभी डायरेक्शन में फैल जाएगा, यानी कि उसमें कोहेसिवनेस जीरो है। क्ले की बात करें, यानी मिट्टी की बात करें, तो क्ले को यानी मिट्टी को लें और उसको जमीन पर फेंकें तो क्या होगा, वो एक जैसे मतलब लम्स के फॉर्म में गिरेगा, ठीक है, यानी एक साथ में, यानी अलग अलग सभी पार्टिकल अलग अलग नहीं फैलेंगे, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि कोहेसिवनेस है कि नहीं, ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है या इंटरनल फ्रिक्शन है, वो कैसे देख सकते हैं, अगर हम अगर ऐसे ही बिना लाइव टेस्ट के ऐसे ही देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको बता देते हैं। अगर एंगल ऑफ या कोहेसिवनेस को देखें, कोहेसिव की बात करें, यानी कि ये कोई सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल सैंपल है, ये मान लेते हैं कोई सॉइल सैंपल है। इसको अगर हम थ्रो करें, फेंकें, ठीक है, इसको अगर हम नीचे ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर से फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कोहेजन, अगर ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है, अगर ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो यहाँ पर C की वैल्यू 0 होगी, यानी कोहेजन लेस होगा, कोहेजन लेस होगा। ये कैसा सॉइल होगा, कोहेजन लेस होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या एग्जांपल होता है, सैंड, और देखें तो ग्रेवल, सैंड ग्रेवल, ठीक है, सैंड और ग्रेवल। यहाँ पर C की वैल्यू होगी कैसी, 0। अगर इस बालू को नीचे फेंकें, यानी तो ये सब का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है, सब हर एक पार्टिकल अलग अलग भागना होगा, ठीक है। अगर फाइन ग्रेन सॉइल की बात करें, यहाँ पर एक सॉइल सैंपल ले रहे हैं, जो कैसा सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, यानी कि सूक्ष्म कण मृदा है, ठीक है, जिसमें कि C डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोहेसिवनेस इसमें होगा, ठीक है। इसको अगर हम ग्राउंड पे फेंके या थ्रो करें तो क्या होगा, ये लम्स के फॉर्म में गिरेगा, लम्स के फॉर्म में गिरेगा, ठीक है, यानी कि सभी पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में नहीं भागेंगे, ठीक है, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये कोहेसिव सॉइल है। सेकंड चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल ऑफ रेजिस्टेंस है या एंगल ऑफ फ्रिक्शनल, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, यानी मिट्टी को देख के बता सकते हैं कैसे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिसे डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो अगर इसमें देखें, फाइन ग्रेन सॉइल को ले और इधर कोर्स ग्रेन सॉइल को ले, कोर्स ग्रेन सॉइल को ले, ठीक है। जब अगर इसको फाइन ग्रेन सॉइल को लेते हैं, यानी कि काफी सा फाइन ग्रेन सॉइल ले रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे कैसा बनेगा, ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, जो सॉइल है वो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, यानी एकत्रित होता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो ये एंगल बनता है, ये इसी को ही कहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, एंगल ऑफ इंटरनल, जो ये ढेर बना है, ठीक है, जो इस मिट्टी को सॉइल सैंपल को नीचे थ्रो किए हैं, फेंके हैं, ठीक है, गिराते गए हैं, तो ये ढेर बन गया है, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, यही है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ठीक है। और ये कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें तो ये कैसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा, ठीक है, यानी कि ये मतलब ये सब ऐसे एकत्रित नहीं होगा, जैसे ये ढेर बन गया है, इतना इजीली ये एकत्रित नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका ये जो एंगल बनेगा, यही है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। प्योर
कोहेसिव सॉइल भी हो सकता है, यानी कि जिसमें कि इंटरनल फ्रिक्शन है जो जीरो हो, ठीक है। अगर जैसे बात करें ठीक है, यानी कि बात करें कि जो मिट्टी है कोई जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा ऐड कर दिए हैं, वो किस फॉर्म में आ गया है, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। मिट्टी है जो लिक्विड फॉर्म में आ गया है, उसको अगर ऊपर से नीचे फेंका जाए, थ्रो किया जाए, तो वो ऐसे यानी फैल जाएगा, ठीक है। इसमें अगर पानी होता तो बिल्कुल पूरा ऐसे सिर्फ फैल जाता पूरे में, ठीक है। उसका इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होता, उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है 0, ठीक है। लेकिन इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आ गया है, ठीक है, फ्लोइंग फॉर्म में आ गया है, तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। कुल मिला के ये है कि जो शेयर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल इसकी लिक्विड वाले की बिल्कुल 0 हो गई, यानी बहुत कम हो गई है। उससे ज्यादा इसकी है और सबसे ज्यादा इसकी है, यानी कि जो रजिस्ट करने की शेयर स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, फाइन ग्रेन सॉइल की, यानी क्योंकि ये अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या देख रहे थे, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में क्या देख लिया, इंटरमॉलिक्यूलर देख लिया, 3 पॉइंट देखे हैं बीच में। पहला क्या देखा था, पहला देखा है इंटरलॉकिंग, हाँ इंटरलॉकिंग देखा है, इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल। सेकंड देखा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन सॉइल ग्रेन्स, ठीक है। थर्ड वन देखा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, ठीक है। जिससे क्या कह सकते हैं, इंटरनल अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी कोहेजननेस या कोहेजन, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रेजिस्टेंस। इंटरनल फ्रिक्शन फाई, इसे कहेंगे सी से, ठीक है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि प्योर कोहेसिव सॉइल होते हैं जिसमें कि सी यानी केवल कोहेजन होगा, उसमें जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से जो शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है वो वहां पर 0 होगा, ठीक है। यानी कि वहां पर फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सेकेंड चीज सी फाई सॉइल के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। सी फाई सॉइल के बारे में देखने वाले हैं जिसमें कि कोहेजननेस भी होगा और क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर मेन जो अब आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, ये किसने डिराइव किया था, ये डिराइव किया था सी और फाई के बारे में किसने डिराइव किया था, वो था साइंटिस्ट मोहर, ठीक है। इसलिए मोहर का अब हम देखने वाले हैं मोहर की थ्योरी, ठीक है, मोहर कूलॉम थ्योरी। इसी में हेडिंग डाल सकते हैं मोहर कूलॉम थ्योरी। मोहर कूलॉम थ्योरी, ठीक है। जैसे कि एक ग्राफ द्वारा इसे देखते हैं। मान लेते हैं कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, जिस पर कैसा लग रहा है, वर्टिकल फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल फोर्सेज लग रहे हैं। तो वर्टिकल फोर्सेज लग रही हैं, नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस, ठीक है।
कैसा ग्राफ देखने वाले हैं यहाँ पर, नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई भी फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है ना। तो जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू यानी जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू या शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू बढ़ेगी लीनियरली, ठीक है। यानी कि जैसे बात करें, जैसे कि यहाँ पर बात करें, इसमें कुछ कोहेजननेस है यानी सी है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्टली तो ये कोहेजननेस अपियर करेगा, यानी कि कोहेजन यानी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, या नॉर्मल फोर्स बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू एफ की वैल्यू एफ नॉर्मल एफ अपॉन ए, ठीक है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स की वैल्यू, वैसे स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ये है शियर इनवेलप, ठीक है। ये है क्या बोलते हैं इसे, शियर इनवेलप, ठीक है। शियर इनवेलप यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या कर रहा है, ये फोर्स, ये स्ट्रेस है, ये तोड़ने के लिए है और ये बचाने के लिए, यानी ये फेल करने के लिए ये स्ट्रेस बढ़ रहा है और ये बचाने के लिए शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, मान लेते हैं कोई स्ट्रेस जो है सिग्मा एन है, तो इस पर कितना शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है सी, ठीक है। और ये है सिग्मा एम टेन फाइव, क्या है सिग्मा एम टेन फाइव। तो शियर एनवेलप कितना हो जाएगा, यानी कि टाउ एफ कितना हो जाएगा, फेलियर एनवेलप या शियर एनवेलप कितना होगा, ये होगा सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, इसे क्या बोलेंगे, फेलियर या शियर इनवेलप, ठीक है। यानी अगर यहां पर टाउ एफ इसको क्या होगा, सिग्मा एन सी प्लस सिग्मा, अगर यहाँ पर कोहेजननेस है तो फिर सी ऐड करेंगे, फिर सिग्मा एन इंटू टेन फाइव, यही क्या है, यही है मोहर कुलाम थ्योरी। ये क्या है, यही है मोहर कुलाम थ्योरी। ठीक है। इसी का मॉडिफाइड वर्जन, जब इसमें ये मिट्टी अभी कैसी थी, ये कैसी थी, ये ड्राई सॉइल थी, ठीक है। अगर इसी में अगर ये मिट्टी सैचुरेटेड हो जाए, यानी इस मिट्टी में के रंध्रों में अगर जल का मौजूदगी हो जाए, यानी सैचुरेटेड हो जाए, अगर मिट्टी सैचुरेटेड हो जाए तो क्या होगा, बस यहाँ पर स्ट्रेस की जगह पर इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा, जिसे हम पढ़ चुके हैं टोटल स्ट्रेस माइनस कोर स्ट्रेस, ठीक है। तो वो हो जाएगा मॉडिफाइड मोहर कुलाम थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। सी प्लस सिग्मा एन बार इंटू टेन फाइव, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहर मॉडिफाइड
मोहर कुलाम थ्योरी, ठीक है। सी का जगह सी डैश आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यही है मॉडिफाइड मोहर कुलाम थ्योरी, मोहर कुलाम थ्योरी, ठीक है। यही है मोहर कुलाम थ्योरी, ठीक है। जिसे सी के बारे में क्या बताया, सी क्या है, ये है जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से जो शियर स्ट्रेंथ है वो है सी। और सिग्मा एन क्या है, सिग्मा एन है जो यानी फेल करने वाला ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। टाउ एफ क्या है, ये है स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस है, ठीक है। ये क्या है, ये फेलियर इनवेलप है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये है ये मेजर स्ट्रेस है, मेजर नॉर्मल स्ट्रेस, ये माइनर है। अगर यही चीज अभी देखें यहाँ पर सेफ कंडीशन में है, यही अगर इसको टच कर जाता, ठीक है, यही अगर इसे टच कर जाता तो ये क्या हो जाता है, क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, क्रिटिकल, ठीक है। और ये क्या है, सेफ कंडीशन में है। तो मोहर कुलाम थ्योरी क्या था, ये किस पर डिपेंड करता है, कोहेजननेस और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, जो कि कोहेजननेस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टाउ एफ की वैल्यू यानी फेलियर इनवेलप की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कोई फुटिंग लेते हैं, ठीक है, जिस पर कोई लोड लग रहा है, ठीक है। अगर इस पे लोड लग रहा है तो उसका हम अगर देखें यहाँ पर वर्टिकल फोर्स को ही हम यहाँ पर मेजर स्ट्रेस लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रेस लग रहा है वो मेन तो वर्टिकल ही है ना, ये तो लेटरल हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा क्या बात इसमें क्या कौन सा स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेस के भी ड्रा किया था, ठीक है। अगर यहाँ पर कोहेजननेस है अगर, तो यहाँ पर सी ऐड करेंगे, अदरवाइज सी की वैल्यू कितनी कर देंगे, 0 कर देंगे। कोहेजननेस नहीं है, कोहेजनलेस है यानी नॉन कोहेसिव सॉइल है, तो ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, ये क्या है, फेलियर इनवेलप है, ठीक है, या स्लोप ऑफ क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, फेलियर इनवेलप। या स्लोप ऑफ शियर स्ट्रेंथ, स्लोप ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। फार्मूला क्या होगा इसका, टाउ एफ इक्वल टू, यहां पर सी है इसलिए सी प्लस सिग्मा टेन फाइव डैश, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इफेक्टिव के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी है कैसी है, सैचुरेटेड है, मिट्टी है वो सैचुरेटेड है, फुली ड्राई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर
इफेक्टिव स्ट्रेस को लेके कंसीडर करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रेस लग रहा है, जो नॉर्मल सिग्मा 1 है वो हमेशा कम होगा सिग्मा 3 है वो कम होगा सिग्मा 1 से, क्योंकि ये वर्टिकल है, सिग्मा वर्टिकल है ये, और ये क्या है सिग्मा लेटरल है, ठीक है। या ये मेजर है, मेजर स्ट्रेस है, मेजर नॉर्मल स्ट्रेस, ये क्या है माइनर है, ये है माइनर नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस ये है क्या, स्टेट ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है। यही चीज अगर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होते होते, क्योंकि कोहेजननेस है ये साल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये अब ये कैसे है, ये जो यहाँ पर सिग्मा 1 डैश आया, सिग्मा 3 डैश है, कैसा है कि क्रिटिकल कंडीशन में है, जो स्ट्रेस क्रिटिकल कंडीशन, और ये सब ये कैसे है नॉर्मल या सेफ कंडीशन में है, क्या बोले सेफ कंडीशन में, ठीक है। अगर इनका यहाँ पर फार्मूला देखें, इस सिग्मा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सिग्मा 1 इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 5/2 प्लस 2c प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। यहां पर अगर हम, ठीक है, ये नहीं लगा रहे हैं तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बन रही है, ठीक है, ये टच कर रही है ना, तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल क्या होगा 2 अल्फा होगा, ये एंगल होगा कितना 2 अल्फा, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर दिया है ये अल्फा ही है, ठीक है, क्या है 2 अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 45 प्लस 5/2, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन है ये, ठीक है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, क्योंकि ये फेलियर प्लेन को क्या कर रहा है, ये फेलियर प्लेन को क्या कर रहा है, या फेलियर इमेजर को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, ठीक है, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन हो गई। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजननेस, एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, फेलियर इन्वेलप, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, मेजर और माइनर स्ट्रेस, ये चीजें अब तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि क्या होता है मोहर का कूलाम थ्योरी, ठीक है। तो ये सब चीजें अब तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो इसका फार्मूला तो जरूर याद रखना है, ठीक है। इसका फार्मूला मोहर सर्किल का या मोहर कूलाम थ्योरी का फार्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगा कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना है, अगर दिया जाए क्वेश्चन में कि
कोहेसिवनेस या कोहेसन दिया है, सी की वैल्यू कुछ दे देगी, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मान लेते हैं, फाई दे दिया या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है, ठीक है, और पूछ लेगा कि फाइंड आउट या डिटरमाइन शियर स्ट्रेस या फेलियर इनेबलर। तो यहां पर लिखेंगे टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा बार 10 फाइव, ठीक है, या बोल दे यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि कोहेजन लेस सॉइल है, तो वहां पर क्या होगा, सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, या बोल देगा कि प्योर कोहेसिव सॉइल है, प्योर कोहेसिव बोल देगा तो यहाँ पर केवल सी की वैल्यू होगी, वहां पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कूलाम, इसमें अगर थ्योरी में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, कूलाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, ठीक है, सॉइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में ससंजकता पर आने वाले कुल नॉर्मल स्ट्रेस व मृदा के आंतरिक घर्षण कोणों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तथा अपरूपण सामर्थ्य के समानुपाती होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे कूलाम लॉ में लिखेंगे कि किसी सॉइल सैंपल पर आने वाले अपरूपण या शियर स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जा सकता है कैसे, ये चीज सी यानी मृदा का कोहेजननेस तथा एंगल ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, कोहेजननेस तथा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, तथा मृदा पर आने वाले स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस पर जो कि हमारा शेयर फेलियर है वो कोहेजननेस के समानुपाती होता है, ठीक है, ये चीज लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे नाउ, अब इसके बारे में इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि कूलाम थ्योरी में हम नॉर्मल मृदा के अपरूपण सामर्थ्य को पढ़ने वाले हैं, जो कि कोहेजननेस, ठीक है, कोहेजन तथा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, तथा लोड मृदा पर आने वाले नॉर्मल स्ट्रेस तथा कोहेजननेस और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, और कोहेजननेस सॉइल के शियर स्ट्रेंथ के समानुपाती होता है, ठीक है, और टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा नॉट इंटू 10 फाइव, ठीक है, जहां पर सी क्या है, कोहेजननेस है, टाइप फाइव लिखेंगे कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, सिग्मा एल लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, या अप्लाइड ऑन सॉइल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करने वाले। थैंक यू।